हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ह्यूमन ज्योग्राफी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का हम आज अध्ययन करेंगे, जो कि है ट्राइब्स ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की जनजातियां। ट्राइब्स ऑफ इंडिया में दोस्तों, एक तो ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में एक जो पोर्शन है, एक उसकी ब्रांच है जिसमें हम कल्चरल और सोशल जियोग्राफी का अध्ययन करते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल। तो उसमें हम जनजातियों को भी पढ़ते हैं। और यूजीसी का जो सिलेबस है उसमें कल्चरल एंड सोशल जियोग्राफी में ट्राइब्स को रखा गया है, और इंडियन जियोग्राफी में भी हम ट्राइब्स को पढ़ते हैं। तो ट्राइब्स का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। मतलब नॉर्मली भी हमको इनके बारे में पता होना ही चाहिए, और बाकी जियोग्राफी में भी अलग अलग जगह पे इनका अध्ययन हम करते हैं। तो इसीलिए अब आज के इस अध्याय में हम लोग इसको पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो इसमें मैं बता दूं कि मैंने बहुत इसके बारे में अध्ययन किया अलग अलग जगह से। जो भी बुक्स मेरे पास थी या जो भी मैं पहले से इसमें पढ़ा हुआ हूँ, इस टॉपिक पे अध्ययन जो मेरा हुआ है, तो इसमें ये चीज़ बात क्लियर है कि भारत में बहुत ढेर सारी ट्राइब्स हैं, ठीक है। लेकिन सभी की स्टडी तो हम कर नहीं सकते। बुक्स में भी बहुत ज़्यादा मैटर दिया रहता है, लेकिन उसमें से मुझे 21 22 हाँ, बुक में मुझे और जो अलग अलग सोर्सेस से मुझे 22 मुझे इम्पोर्टेंट ट्राइब्स मिली। तो उन सभी के नाम जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, इसको देख लीजिए। इसमें नागा, थारू, गोंड, संथाल, भील, टोडा, गद्दी, भोटिया, गुज्जर, बक्करवाल, मुंडा, नायर, सेंटलीज, जारवा, ओंगे, ग्रेट अंडमानीज, कुकी, चकमा, गारो, खासी, लुसाई और कोल। तो ये 22 प्रकार की जो हमारी इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं ये हैं, और भी हो सकती हैं, लेकिन सबकी स्टडी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ये जो 22 हैं ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। और जनरली मैंने तो जब इसकी स्टडी की थी तो बुक में केवल 8 ट्राइब्स के बारे में था: नागा, थारू, गोंड, संथाल, भील, टोडा, गद्दी और भोटिया। लेकिन बाद में गुज्जर, बक्करवाल, क्योंकि इन सब का नाम अक्सर हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं, तो वही न्यूज़ में जिनका हम नाम सुनते हैं, जैसे सेंटलीज का भी नाम आया था पिछले साल। सेंटलीज जनजाति के लोगों ने एक शायद अमेरिकन व्यक्ति को मार दिया था। तो ये जिनके नाम हम अक्सर सुनते रहते हैं उनको भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो टोटल हम लोग 22 जनजातियों का अध्ययन करेंगे, और इसका ये पार्ट 1 है आज। तो क्योंकि 22 का अगर हम अध्ययन एक ही पार्ट में करने लगेंगे तो पार्ट हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। तो मुझे लगा कि इसके हम लोग 2 पार्ट कर देते हैं। पहले तो हम लोग आज के इस पार्ट में मैंने डिसाइड किया कि हम लोग स्टार्टिंग की जो 8 जनजातियां हैं, 8 ट्राइब्स हैं, नागा से लेके भोटिया तक, उनका अध्ययन हम आज के इस पार्ट में करेंगे, क्योंकि उनमें मैटर काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी समझना है उसको। बाद में इसके नीचे से लेके 9 से लेके 22 तक जितने भी हैं वो सब हम लोग पार्ट 2 में अगले अध्याय में करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 1 को। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं नागा से। नागा दोस्तों, इसमें क्या है ना, एक चीज़ मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कभी भी किसी भी जनजाति पे एक तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, वो कौन सी जनजाति कहाँ मेनली निवास करती है, बेसिकली इसी पे क्वेश्चन आता है। क्योंकि और लिखने वाला क्वेश्चन ज़्यादा इस पे नहीं आता, क्योंकि टीचर को भी पता है कि बच्चा कितना रटेगा, क्योंकि ये तो पूरा रटने वाला टॉपिक है। तो इसमें आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसको बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़िए। और इसमें बुक्स में तो बहुत मैटर है, कभी भी किसी भी एक जनजाति पे लॉन्ग आंसर नहीं आता है। अब ऐसा आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि नागा जनजाति पे आप एक लंबा 300, 400, 500 शब्दों का आंसर लिखिए, ऐसा कभी भी नहीं आएगा। अगर जनजाति के बारे में पूछा जाएगा तो जितनी भी हमारी ट्राइब्स मेन हैं, 7-8 जितनी भी हैं, उन सभी को कंबाइंड करके एक क्वेश्चन आएगा कि भारत की प्रमुख जनजातियों पर एक टिप्पणी लिखिए, या भारत की प्रमुख जनजातियों पर एक एस्से लिखने को आ सकता है। तो वहाँ पर अगर आप 8 ट्राइब्स हैं, अगर आपने 8 के बारे में पढ़ा है अच्छे से, हमने तो आपको 22 बताया है, तो अगर मान लीजिए आप 10 को भी आपने अच्छे से अध्ययन किया है, 10 के बारे में अगर आप 50 शब्द भी लिख देंगे तो भी आपके 500 शब्दों का एक अच्छा लंबा आंसर बन जाएगा। तो इसीलिए हर जनजाति के बारे में बहुत कोई लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। बस उनका निवास क्या है और उनके बारे में जो बिल्कुल मेन ऐसी सी चीज़ें हैं जो आप नहीं भूलेंगे, बस उन्हीं पर हम बात करेंगे।
तो मैंने आपको अपनी प्लानिंग बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। नागा से हम लोग को शुरू करना था। नागा सबसे पहले तो एक भारत की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स में से एक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्राइब है। और इनका जो मेन एरिया है ये नागालैंड है। नागालैंड को एक बार आप मैप में देख लीजिएगा। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है उत्तरी पूर्वी राज्यों में। और नागालैंड एक नागा बहुल क्षेत्र है। और इनमें जो है क्या होता है कि बहुत ढेर सारी इन कह सकते हैं इनका शाखाएं हैं, शाखाएं कह सकते हैं, इनका सब डिवीज़न है। जैसे अंगामी, सेमा, रिंगमा, लोहोथा, ये सारी की सारी अलग अलग इनका सब डिवीज़न है। और ये जैसे जैसे जाति में उपजाति होता है उसी तरीके से इनमें भी जनजाति में भी अलग अलग डिवीज़न है। और इन सबको मिला के बनती है नागा जनजाति हमारी। और बेसिकली जो मेन इनका एरिया तो मैंने जैसा आपको पता है कि नागालैंड है, लेकिन ये मणिपुर, मिज़ोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश इन एरियाज़ में भी रहते हैं। मतलब मेनली नागालैंड के आसपास के जो समीपवर्ती राज्य हैं वहाँ पर भी इनका निवास हमें देखने को मिलता है। और मेन तो नागालैंड है ही। तस्वीर भी आप इनकी देख रहे हैं, तो तस्वीर देख के आप आसानी से इनका रहन सहन, इनका जो वेशभूषा स्पेशली, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और मेनली अगर इनकी हम कार्य की बात करें तो ये अपना झूम खेती जो होती है, स्थानांतरणशील कृषि, वो करते हैं और शिकार करते हैं। झूम कृषि क्या होता है? झूम कृषि दोस्तों आप जानते होंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमको कहीं खेती करनी है तो हम वहाँ गए, हमने वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे इत्यादि हमने सबको जला दिया। अगर हम सब पेड़ पौधा जला देंगे तो राख हो जाएगी। अब वो राख क्या करेगी? वो राख हमारे लिए खाद इत्यादि का काम करेगी। वहीं हम अपनी खेती करेंगे और फिर जब हमको लगेगा कि अब इस मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो समाप्त हो रही है तो हम फिर दूसरे खेत पे चले जाएंगे। तो ये मतलब होती है स्थानांतरणशील कृषि। इसमें मतलब एक जगह रुक के हम खेती नहीं करते हैं, हम स्थान अपना बदलते रहते हैं। तो ये काम ये करते हैं। और स्थायी कृषि भी ये करते हैं, लेकिन स्थानांतरणशील कृषि के लिए काफ़ी ये जाने जाते हैं। और शिकार, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी ये कुशल शिकारी होते हैं। बाकी भोजन तो आप जान ही सकते हैं कि जनजातियां हैं। भोजन तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी इसमें हैं कि बहुत सारी ट्राइब्स में आपको कॉमन देखने को मिलेंगी। जैसे भोजन में ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं, अपना फल इत्यादि भी खाते हैं, मांस मछली, क्योंकि जनजातियां हैं ही ऐसी। वस्त्र की जहाँ तक बात है तो आप इनका तस्वीर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक प्रकार की सम्मिलित परिवार की प्रथा हम लोग को यहाँ देखने को मिलती है। और संगीत तथा नृत्य प्रेमी होते हैं। और काफ़ी मतलब युद्ध इत्यादि से काफ़ी इनको लगाव रहता है। मतलब कह सकते हैं कुल मिला के कि वीर 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 होते हैं अंदर से, काफ़ी मतलब डरने वाले नहीं होते किसी से। तो ये इनके बारे में इम्पोर्टेंट बातें थी। अब इसमें से आप जितनी भी बातें यहाँ पे हुई हैं, तस्वीर आप देख ही रहे हैं, तो वस्त्र इत्यादि बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखने में कैसे लगते हैं ये सारी चीज़ें आप तस्वीर देख के आसानी से समझ सकते हैं। और जो बातें भी हम लोगों ने की हैं उससे भी आपको काफ़ी मैटर आई थिंक मिल जाएगा। मुझे लगता है कि 50 शब्दों का मैटर तो आप यहाँ से बना ही लेंगे। तो इतना इसमें सफिशिएंट होगा, ज़्यादा हम नहीं जाएंगे डीप में, क्योंकि अभी हमें और भी ट्राइब्स पढ़नी है। और इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद भी रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थारू जनजाति पे। फ्रेंड्स, थारू जनजाति का सबसे पहले तो हम लोग एरिया देख लेते हैं। तो अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी में उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक तो भाबर एरिया होता है। भाबर के बाद एक दूसरा क्षेत्र होता है जिसको हम तराई एरिया कहते हैं। तराई एरिया वह एरिया होता है जहाँ से भाबर एरिया में जो नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं वो प्रकट होती हैं, काफ़ी दलदली क्षेत्र होता है। वही इलाका थारू जनजाति का है। और इनका जो ये क्षेत्र है तराई वाला, ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और रहने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। काफ़ी मच्छर इत्यादि यहाँ हैं। और मेनली जो इनका निवास है वो नैनीताल से लेकर देवरिया जनपद तक, मतलब उत्तराखंड का जो नैनीताल से लेके अपने यूपी में देवरिया तक फैला हुआ ये जो तराई का एरिया है, वही मेन इनका निवास स्थल हमें देखने को मिलता है।
और ये मेनली ये भी कृषि करते हैं, जैसे वो लोग भी खेती करते थे, ये लोग भी खेती करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर स्थायी कृषि करते हैं। हल्का हल्का डिफरेंस है सब में, थोड़ा थोड़ा। और इनकी जो मेन जो फसल है वो है धान की कृषि करते हैं, क्योंकि तराई एरिया की ये इम्पोर्टेंट फसल है। बाकी तस्वीर आप इनकी देख ही रहे हैं, तो उस तस्वीर को देखने से जो इनका कह सकते हैं पहनावा क्या क्या होता है, वस्त्र इनके क्या होते हैं, उसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। अब अगर हम इनके समाज की बात करें तो ये थोड़ा सा यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी जो सोसाइटी होती है वो स्त्री प्रधान, इनका जो पूरा समाज है वो स्त्री प्रधान समाज है। अब स्त्री प्रधान से आप समझ ही गए होंगे कि स्त्रियों को का जो स्थान है समाज में, जो उनकी पोजीशन है वो पुरुषों के ऊपर मानी जाती है। यही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया। और बाकी बहुत सारी चीज़ें बुक में आपको मिलेंगी, इनका घर कैसा होता है ये वो, लेकिन वो चीज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो स्त्री प्रधान वाली बात है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी जनजातियों में ऐसा नहीं है, लेकिन इस जनजाति में हमें यहाँ पे एक ये विशेष चीज़ देखने को मिलती है। और काफ़ी सीधे साधे शांत प्रकृति के और ईमानदार लोग होते हैं ये। तो ये हो गया अब हम लोगों का थारू में बस हमको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फ़ोटो आप देख ही रहे हैं, फ़ोटो देखने से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और फिर स्त्री प्रधान समाज वाली बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी खान पान जैसा सबका है वैसा इनका भी है नॉर्मली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारी तीसरी जो जनजाति है वो बहुत ही फेमस है, गोंड थर्ड। और ये भारत के एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब में से एक है। और एमपी के जो पठारी जंगली भाग हैं वही इनका निवास स्थान है। लेकिन ये सिर्फ एमपी में ही नहीं रहते, इसके अलावा ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भी इनकी कुछ उपजातियाँ हमें देखने को मिलती है। जैसे सब डिवीज़न होता है जो, जैसे आपका नागा में हम लोगों ने सब डिवीज़न देखा था, वैसे नागा में भी था कि नागा तो मेनली नागालैंड में रहते हैं, लेकिन उनका फिर उसके आसपास के जो समीपवर्ती राज्य हैं वहाँ भी थोड़ा बहुत देखने को मिलते हैं। वही चीज़ साफ साफ गोंड में भी है कि मेनली तो मध्य प्रदेश का जो बिल्कुल मध्यवर्ती भाग है वही इनका निवास स्थान है। लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा ये छत्तीसगढ़ में बस्तर हो गया, फिर बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ आदि अलग अलग एरियाज़ में ये रहते हैं। काले रंग के होते हैं, तस्वीर आप इनकी देख ही रहे हैं। काफ़ी सुडौल शरीर इनका होता है और काफ़ी मतलब शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं और स्थायी खेती करते हैं। तो नॉर्मली खेती वाली बात सभी में कॉमन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो नागा थे वो स्थायी भी करते थे, लेकिन स्थानांतरणशील कृषि या झूम कृषि काफ़ी करते थे वो। और बाकी ये जहाँ तक भोजन की बात है तो भोजन में सभी की तरह ये भी मांस भी खाते हैं और बाकी जो भी इनको मिलता है शाक सब्जी वो भी खाते हैं। तो मतलब शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। बाकी इनका रहन सहन, इनका वस्त्र वेशभूषा ये कैसी होती है तो वो आप इनकी तस्वीर देख के ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गोंड समाज में एक राजगोंड होता है जो खेती करता है और समाज में मतलब वो उसका उच्च स्थान होता है। तो ये रही दोस्तों गोंड के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बाकी रहने के लिए झोपड़ी इत्यादि बनाएंगे ही, तो ये कोई बताने वाली बात नहीं। बुक्स में कुछ चीज़ें इतनी लिखी होती हैं कि वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब ये सारी चीज़ें जब मैं भी इसको तैयार किया था, मुझे याद है जब मैं इसको लिखा था पहली बार तो काफ़ी लंबा लंबा मैटर मैंने लिख दिया था बुक से। काफ़ी पहले मैंने इसकी नोट्स बनाई थी, बहुत पहले, कम से कम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज, तो आज से कम 4 से 5 साल पहले की मेरी पुरानी नोट्स मैंने इस पे बनाई थी। तो उस समय मुझे उतना नहीं आइडिया था, लेकिन जब मैंने इसको तैयार किया अपने एग्ज़ाम के लिए तो फिर जैसे भोजन है यही तरीका आपको भी अपनाना है। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम के लिए आप लॉन्ग आंसर तैयार कर रहे हैं जनजातियों पे, सबका तो आप रट नहीं सकते, तो कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है ये चीज़ तो सबकी अलग अलग है। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप गोंड में लिख दीजिए, गोंड में आप नागालैंड लिख के चले आइए, गोंड में आप अरुणाचल प्रदेश लिख के चले आइए, ऐसा नहीं करना है। जो जनजाति जहाँ निवास करती है वो तो आपको सही सही बताना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद का जो मैटर है ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं बस,
उनका खान पान, उनका बाकी सारी मतलब उन कहाँ रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कॉमन होती हैं। इसलिए इनमें बहुत आपको समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ रहते हैं ये इस पे फोकस करिए, और जो उनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले में, जो थारू हैं, थारू समाज स्त्री प्रधान समाज होता है, या जो हमारे नागा हैं वो झूम खेती ज़्यादा करते हैं, या गोंड में एक राजगोंड होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे बेसिक से पॉइंट हैं जो आपके झोपड़ी वाले और भोजन वाले पॉइंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इन पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करिए। इसके बाद हम नंबर 4 पे आते हैं संथाल। संथाल भी एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब है इंडिया की, और ये बेसिकली झारखंड के छोटा नागपुर, पठार और उसके आसपास के भागों में रहते हैं, और ये भी स्थायी कृषि करते हैं। वही चीज़ सेम टू सेम सभी में है ये वाली। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, उड़ीसा में कटक के आसपास के क्षेत्रों में भी संथाल पाए जाते हैं। काले रंग के औसत कद वाले होते हैं। तस्वीर आप देख ही रहे हैं, आसानी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसा इनका शारीरिक रूप से ये कैसे होते हैं। ये मेनली खेती करते हैं, कृषि भी करते हैं। देखिए खेती कृषि तो करते ही हैं, क्योंकि जनजातियाँ जो होती हैं ये अपना कहाँ रहती हैं, ये मेनली जो कुछ लोग भाई अब पढ़ाई लिखाई करके शहरों में रहने लगे हैं, लेकिन मेनली जो जनजातियों का क्षेत्र होता है वो बिल्कुल ट्राइबल एरियाज, बिल्कुल वनों में होता है। तो वहाँ वो या तो खेती करेंगे या शिकार करेंगे। तो खेती और शिकार ये चीज़ तो बिल्कुल कॉमन है। झारखंड के कोयले और लोहे की खदानों में बड़ी संख्या में लोग मजदूरी भी करते हैं। तो बस इसमें इतना ही सफिशिएंट है कि मजदूरी भी करते हैं और खेती भी कर रहे हैं। ये मेनली इनका एरिया आप जान ही चुके हैं, और इनका फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक इनकी बनावट कैसी है, वो सभी चीज़ें भी आप तस्वीर में देख रहे हैं। बाकी मुख्य भोजन में चावल, मक्का इत्यादि इनका मुख्य भोजन है, क्योंकि उस एरिया में काफ़ी होता भी है ये। और ये मेनली जो है प्रकृति के पूजक होते हैं। बस अब इसमें हम इससे ज़्यादा अध्ययन नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा थोड़ा ही इसमें सफिशिएंट है। हमें ज़्यादा इसमें अपना समय खर्च नहीं करना है, हमें जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करना है। अब इम्पॉर्टेंट ट्राइब है भील, नंबर 5। भील दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जनजाति है, और महाभारत काल में, रामायण काल में जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं इनमें भी इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और इनका जो इलाका है वो मेनली गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पहाड़ी और जो जंगली भाग हैं वही है। ऊंचे कद के होते हैं, काफ़ी हिष्ट पुष्ट होते हैं, और तीरंदाजी, धनुष बाण में ये काफ़ी निपुण होते हैं। मतलब धनुष बाण चलाने में काफ़ी ये एक्सपर्ट होते हैं। और इनका जो निवास है ये मेनली विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली के जो पर्वतीय भाग हैं वहाँ ये काफ़ी निवास करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं हमें भील देखने को मिलते हैं। नृत्य और संगीत प्रेमी होते हैं। होली और दीपावली भी ये मनाते हैं, और हिंदू देवी देवताओं के काफ़ी उपासक हैं। हनुमान जी को का काफ़ी इनके मतलब इनके यहाँ महत्व है। इनमें इनके समाज में बहुविवाह भी इनमें प्रचलित है, और पीपल को सर्वाधिक पवित्र वृक्ष मानते हैं। मतलब अगर आप इनकी स्टडी आप करेंगे थोड़ा सा, जो भी अभी तक हमने पढ़ा, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि बाकी जनजातियों से थोड़ा सा ये अलग है। काफ़ी ज़्यादा हिंदू धर्म के मतलब समीप इनका हमें देखने को मिल रहा है। जैसे नॉर्मली हम लोग अपना करते हैं पूजा पाठ सब कुछ, वैसा ही कुछ इनका भी हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि हनुमान जी को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस इनमें दिया जाता है। बहुविवाह भी इनमें प्रचलित है। बाल विवाह नहीं प्रचलित है, लेकिन उसको नहीं किया जाता, और पीपल को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी इनमें इम्पॉर्टेंट हैं। काफ़ी ईमानदार, पराक्रमी और विश्वास पात्र होते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि कुछ भील मुसलमान भी हैं जिनका धर्मांतरण संभवतः औरंगजेब के शासनकाल में ज़बरदस्ती किया गया था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है तो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और अगली जो हमारी जनजाति है वो है टोडा। इसको मैं थोड़ा
स्पेशली मैं कहूँगा कि आप इस पे फोकस करिए, क्योंकि ये जनजाति जब मैं खुद इसके बारे में पढ़ा तो मैं काफ़ी चौंक गया। सबसे अलग है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में ये रहते हैं, मतलब साउथ इंडियन ट्राइब है ये। और इसमें जो टोडा शब्द है, इसका जो मतलब होता है, ये होता है चरवाहा या पशुचारक। मतलब अब इससे आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि पशुपालन का इनमें काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ये मेनली भैंस पालते हैं, अच्छे नस्ल की भूरी भैंस पालते हैं। लेकिन अब मेन बात आ रही है, ये शिकार नहीं करते। अब आप सोचिए, जनजातियां हैं लेकिन शिकार ही नहीं करते। अभी तक हम जितना भी पढ़ते चले आ रहे हैं उनमें ऐसा नहीं था, लेकिन इनमें है। ये शिकार नहीं करते हैं। और अभी अब आगे और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। अन्य जनजातियों की भांति भयंकर अस्त्रों का प्रयोग भी नहीं करते। कुल्हाड़ी और डंडा अपने साथ रखते हैं, लेकिन केवल अपनी रक्षा के लिए। लेकिन अब आप देखिए कि जनजाति, इसलिए मैंने कहा ना कि जब मैं भी इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि जो टोडा ट्राइब है, टोडा ट्राइब बाकी सभी ट्राइब से बिल्कुल अलग है। मतलब शिकार नहीं करते हैं, और जो भी रखते हैं अपने पास अगर डंडा इत्यादि तो सिर्फ सुरक्षा के लिए, किसी भी भयंकर अस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं। शाकाहारी होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक आपने देखा था जनजातियां सबके क्या थी, वो मिक्स थी, मांसाहारी शाकाहारी दोनों थी। ये शाकाहारी होते हैं, भैंस के दूध तथा मक्खन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। इनमें मांसाहार वर्जित है और मदिरा पान वर्जित है। ये चीज़ मतलब जब मैं पढ़ा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार ये जनजाति है, लेकिन कोई जनजाति इतनी अच्छी हो सकती है, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। क्योंकि मेनली ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे कि वो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं तो उनकी मजबूरी है कि वो शिकार करें, और उनका काम ही है। उनकी मतलब दैनिक जीवन उनका ऐसी इसी प्रकार का है कि उनको शिकार करना पड़ता है, और मदिरापान वो करते हैं। जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छी ट्राइब है, क्योंकि इसमें क्या है, मदिरापान भी निषेध है, इसमें मांसाहार भी वर्जित है, इसमें शत्रुओं को शिकारों मतलब जो इसका ये इनको शिकार करना है, शिकार करते ही नहीं है, मेन बात तो यही है। और अस्त्र का प्रयोग नहीं करते। तो ये इनमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनके गांव में एक दुग्ध मंदिर होता है जहाँ दूध घी मक्खन इत्यादि रखा जाता है। क्योंकि अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये मेनली भैंस पालते हैं, भैंस पालते हैं तो उसका पूरा यूज़ करते हैं किसमें, मक्खन घी दूध इत्यादि निकालने में। तो फिर उसको एक दुग्ध मंदिर होता है गाँव में इनका, वहाँ रखा जाता है, जिसको ज़रूरत होती है वो जाके वहाँ से लेता है। बाकी प्रकृति प्रेमी होते हैं और नीलगिरी क्षेत्र में रह ही रहे, नीलगिरी इतना सुंदर इलाका, तो वहाँ निश्चित ही प्रकृति प्रेमी होंगे ही। और अपने संतानों का नामकरण नदियों पर्वतों वृक्षों के नाम पर ये करते हैं। तो ये दोस्तों इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। बाकी संयुक्त परिवार प्रणाली का इनमें प्रचलन है। अब ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना इसमें सफिशिएंट होगा। बाकी इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर देख के भी आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। जो मेन चीज़ थी वो हमने बता दी। सबसे मेन चीज़ इसमें यही थी कि ये शाकाहारी होते हैं, मांसाहार वर्जित है, इनमें मदिरापान वर्जित है, भयंकर अस्त्रों का प्रयोग वर्जित है, और शिकार करना भी मना है। तो ये इनमें इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। क्योंकि अब ऐसा ना करिएगा कि आप सोच लें कि शिकार करना तो कॉमन है तो आप सब में शिकार करना लिखते चले गए। तो थोड़ा सा जब ट्रिक भी यूज की जाती है तो ट्रिक में भी दिमाग लगाया जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि टोडा जनजाति थोड़ा सबसे अलग है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और गद्दी, गद्दी हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग की एक पशुचारक जनजाति है। जैसे टोडा एक पशुचारक जनजाति थी, उसी प्रकार से गद्दी भी एक पशुचारक जनजाति। और गद्दी शब्द का अर्थ भी यही होता है, जैसे टोडा शब्द का अर्थ वही था, वही चीज़ इसमें भी है, गद्दी शब्द का अर्थ भी वही होता है। ये जनजाति बाकी सबसे थोड़ी अलग है, क्योंकि काफ़ी लंबे, इनका कद लंबा, शरीर सुडौल और रंग इनका गोरा होता है। स्त्री पुरुष दोनों ही काफ़ी इसमें सुंदर होते हैं। तो ये जनजाति बाकी अभी तक जितना हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं उनसे यहाँ पे आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। काफ़ी मतलब ये सुंदर होते हैं। राजस्थान के राजपूतों को ये अपना
ऐसा मतलब इनका मानना है कि गद्दी लोग अपने को राजस्थान के राजपूतों का वंशज मानते हैं। पशुपालन मेनली इनका काम है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया। और हिमाचल प्रदेश जो है इनका मेन निवास स्थान है। हिमाचल प्रदेश के चंबा कांगड़ा जनपद में मेनली ये रहते हैं। और हिमाचल प्रदेश के अलावा ये उत्तरी पश्चिमी उत्तराखंड और पूर्वी जम्मू में भी इनका निवास हमें देखने को मिलता है। ये भी खेती करते हैं भाई, पशुपालन करते हैं तो खेती भी थोड़ी बहुत करते ही होंगे, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती होती है, तो सीढ़ीदार खेती ये करते हैं। जहाँ रहते हैं वहाँ ठंडी जलवायु होती है तो ऊनी वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र इत्यादि तो आप देख के समझ ही जाएंगे इनका चित्र। काफ़ी भ्रमणशील होते हैं क्योंकि पशुचारक है तो भ्रमण करना ही पड़ेगा। और ये हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं, परंपराओं के प्रति दृढ़ होते हैं। और इनके समाज में स्त्रियों को काफ़ी ऊंचा स्थान प्राप्त है। अब इनमें धीरे धीरे जागरूकता आ रही है और शिक्षा का प्रसार हो रहा है। कभी भी अगर आप हिमाचल प्रदेश या इनके जो एरियाज हैं वहाँ घूमने जाएं तो आपको ऐसे लोग वहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो धीरे धीरे इनमें शिक्षा का प्रसार हो रहा है। और रियलिटी भी यही है कि अब वो वाली स्थिति नहीं है। अब जैसे हम लोग, हमारी जो एक धारणा बनी हुई है जनजातियों के बारे में, अब वैसा नहीं है। अब चीज़ें बदल रही हैं। अब ये लोग भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और निकल के आगे आ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो आधुनिक जीवन से बिल्कुल कटे हुए हैं। जैसे जो हमारी अंडमान निकोबार की ट्राइब्स हैं वो बिल्कुल मतलब अलग ही उनका सब कुछ है। तभी तो अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एक, शायद मुझे अभी उतना क्लियर याद नहीं है, लेकिन शायद अमेरिकन एक व्यक्ति था, वो चला गया था सेंटलीज जनजाति के एरिया में और सेंटलीज लोगों ने उसको मार दिया। क्योंकि सेंटलीज लोग मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, वो अपना परंपरागत जीवन अभी भी जी रहे हैं और वहाँ कोई जा नहीं पाता है अभी भी उनके एरियाज़ में। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अपने इधर की जो जनजातियाँ हैं ये काफ़ी अब धीरे धीरे अच्छी हो रही हैं, काफ़ी इनमें ज्ञान का प्रसार हो रहा है। नंबर 8 पे भोटिया। भोटिया दोस्तों ये भी एक चलवासी पशुचारक जनजाति है। अभी लास्ट का हम जितना भी पढ़े हैं, टोडा, गद्दी, भोटिया, ये तीनों पशुचारक हैं। और इनका जो एरिया है ये भी पहाड़ी क्षेत्र के हैं। ये उत्तराखंड के चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में मेनली इनका निवास स्थान है। छोटा कद, गठीला शरीर, चिपटी नाक, काले बाल इत्यादि इनकी प्रमुख विशेषताएं। मतलब जैसे पहाड़ी लोग होते हैं, आप देखे होंगे पहाड़ी लोगों को, काफ़ी हद तक ये वैसे ही देखने में लगते हैं। लेकिन अब आप ये सोचिए कि पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश भी पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन जो गद्दी थे वो काफ़ी अलग थे। उनका अलग शारीरिक वो था, शारीरिक मतलब देखने में वो अलग टाइप के थे, काफ़ी लंबे थे और जैसे नॉर्मल लोग होते हैं वैसे थे। लेकिन भोटिया जो हैं ये मेनली जैसे आपके पहाड़ी लोग जो होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में आप जाएंगे तो देखेंगे वैसे ही ये होते हैं। नेपाल तक भी ये काफ़ी देखने में हमें मिलते हैं, नेपाल में भी काफ़ी रहते हैं। कृषि भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, भेड़ बकरी इत्यादि पालते हैं। बाकी खेती भी थोड़ी बहुत जैसे मैंने बताया भी करते हैं। कुटीर उद्योग काफ़ी इनमें फेमस है। टोकरी बनाते हैं, चटाई बनाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अपने जीवन यापन के लिए केवल खेती पर तो डिपेंड रहेंगे नहीं। जैसा भी समय मिलता है इनको तो अपना थोड़ा बहुत कुटीर उद्योग भी करते हैं। और हींग, जड़ी बूटी, जीरा आदि बेचने के लिए दूरवर्ती भागों तक ये जाते हैं। मतलब दूर दूर तक हींग, जड़ी बूटी, जीरा, इस प्रकार के जो भी चीज़ें हैं ये सब बेचने के लिए जगह जगह ये जाते रहते हैं। लेकिन अब जो है धीरे धीरे इनमें शिक्षा का प्रसार हो रहा है। ये नगरों में नौकरी भी करने लगे हैं। शाकाहार मांसाहार दोनों ये मतलब भोजन में यूज़ करते हैं। और जैसा कि अभी आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, इनका पहनावा आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा। क्योंकि ठंडे एरिया में रहते हैं तो ठंडे एरिया में रहने के कारण ये थोड़ा ऊनी वस्त्र पहनते हैं जिससे ठंडक से बचाव हो सके। घर इनके 2 मंजिले होते हैं। नीचे नीचे पशु रखते हैं और ऊपर जो है ये अपना रहते हैं। भोटिया समाज जो है ये पितृसत्तात्मक है। तो मेनली ज़्यादातर दोस्तों पितृसत्तात्मक समाज आपको मिलेंगे। लेकिन अभी हमने स्टार्टिंग में एक ऐसी जनजाति को भी देखा था, वो स्त्री प्रधान समाज था वहाँ पे। तो ये दोस्तों हो गया हमारा मैटर कंप्लीट। अब हम लोगों को इससे ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। भोटिया के बारे में मुझे लग रहा है कि आप आसानी से 50 वर्ड का मैटर तो तैयार कर ही सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको ये वीडियो देखना है और एक कॉपी लेके बैठना है।
हेडिंग डालनी है। मान लीजिए आपने डाला नागा। अब नागा के बारे में जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये तो पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स का यूज़ करके आपको एक पैराग्राफ बनाना है 50 शब्दों का। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगी। और जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों का स्क्रीनशॉट लेके आप मोबाइल में रखे रहिए, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि अगर मैं बिना तस्वीरों के पढ़ाता तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं हो पाता। तस्वीर देखने से पूरा आपके दिमाग में वो टॉपिक अच्छे से सेट हो जाएगा। तो तस्वीरों को रखे रहिए, सेव किए रहिए, इससे भी आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसको हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। ऑलरेडी हमारा 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है। अब हम लोग आगे इसमें पार्ट 2 पढ़ेंगे, और पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे जो भी हमारी ट्राइब्स अभी बची हुई हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं। फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।